हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। तो होप्स आप सभी की जो तैयारी है वो बेहतरीन चल रही होगी। अगर हम बात करें तो आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं एसएससी जेई और आरआरबी जेई के बारे में। और यहाँ पर हम कंपेयर करेंगे एसएससी जेई के एग्जाम पैटर्न, आरआरबी जेई के एग्जाम पैटर्न, और साथ ही हम बात करेंगे कि आपको किस तरीके से आगे पढ़ाई करनी चाहिए, क्या सीक्वेंस आपको फॉलो करना चाहिए ताकि जो है आने वाले एग्जाम में अपना सिलेक्शन जो है वो पक्का कर पाए। तो आप सभी को पता है कि यार आरआरबी जेई का जो है फॉर्म फिलिंग है वो ऑलरेडी हो चुका है। एसएससी जेई का जो है वो सीबीटी 2 का एग्जाम नवंबर में होने वाला है। और नेक्स्ट एसएससी जेई के लिए बारे में जो है इंफॉर्मेशन बहुत जल्दी आपको मिल जाएगी कि कब एसएससी जेई जो है 25 का एग्जाम होने वाला है। तो देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें जिसका भी टारगेट आरआरबी जेई और एसएससी जेई है, एक बार वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं कि आप किस एग्जाम को जो है वो टारगेट कर रहे हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पर सबसे पहले जो है आरआरबी जेई के अंदर अगर हम बात करें तो सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दो पेपर आपके पास में होने वाले हैं। और अगर हम एसएससी जेई की बात करें तो भी अगर आप देखोगे तो सेम दो पेपर होंगे, सीबीटी 1 एंड सीबीटी 2। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि आरआरबी जेई के सीबीटी 1 में टेक्निकल पोर्शन बिल्कुल भी नहीं आता है, लेकिन एसएससी जेई के सीबीटी 1 में टेक्निकल पोर्शन भी पूछा जाता है। तो हम एक बार एक काम करते हैं, सबसे पहले कंपेयर करते हैं कि एसएससी जेई जो है सीबीटी 1 का सिलेबस क्या रहने वाला है और आरआरबी जेई सीबीटी 1 का सिलेबस क्या रहने वाला है, किसके अंदर जो आपकी नेगेटिव मार्किंग्स जो है वो क्या रहने वाली है। तो उस पॉइंट पर अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सिलेबस में एसएससी जेई सीबीटी 1 की बात करते हैं। तो देखो, एसएससी जेई सीबीटी 1 के अंदर जो है आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आपको मिलेंगे वो आपके पास में 50-50 का मतलब क्या होगा आपके पास में। तो जो आपके पास में रीजनिंग वाला पार्ट है और जनरल अवेयरनेस का जो पार्ट है, यहां से 50 और 50 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, यानी कि 100 क्वेश्चन जो है वो आपके पास में क्या होगा, नॉन टेक्निकल आपके रहने वाले हैं। और यही 100 क्वेश्चन जो है वो आपके पास में टेक्निकल रहने वाले हैं। यानी कि आपका जो टोटल सीबीटी 1 एसएससी जेई का जो सीबीटी 1 का पेपर होगा उसमें 200 क्वेश्चन होंगे। और ध्यान रखना, 200 क्वेश्चन जो है वो 2 आवर्स में आपको करना है, यानी कि 120 मिनट में 200 क्वेश्चन करने। तो आपको यहां पर ध्यान रखना, कोई बहुत ही टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। हाँ, अगर मैं बात करूं 200 में से 5-10 क्वेश्चन तो टफ मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि आप सभी को पता है कि अगर सारे इजी आएंगे तो कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई चली जाएगी। तो आपको जो अपनी प्रिपरेशन करनी है उस लेवल की करनी है कि अगर कुछ क्वेश्चन अगर हाई भी पूछे जाते हैं तो वो भी आप वहां पर अटेम्प्ट कर पाए। तो ये आपके पास में एसएससी जेई सीबीटी 1 के अंदर आपको जो है रीजनिंग आपको पढ़ना होगा। जनरल अवेयरनेस के अंदर क्या होगा आपके पास में, तो इसके अंदर जीके पूछा जाएगा, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, लाइफ साइंस सारी चीजें पूछी जाएगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री ये भी पूछा जाएगा, करंट अफेयर्स भी आपको पूछे जाएंगे। तो ये आपके पास में जनरल अवेयरनेस के अंदर होगा। और टेक्निकल में आप जिस भी ब्रांच से बिलोंग करते हैं, चाहे आप इलेक्ट्रिकल से हैं, मैकेनिकल से हैं, सिविल से हैं, तो आपकी रेस्पेक्टिव ब्रांच के जो हैं वो 100 क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूछे जाएंगे और 100 मार्क्स आपके रहने वाले हैं। लेकिन यही अगर हम बात करते हैं आरआरबी जेई सीबीटी 1 के बारे में, तो अगर आप देखोगे तो आरआरबी जेई सीबीटी 1 का जो सिलेबस है उसमें है आपका मैथमेटिक्स है। दूसरा अगर हम बात करें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है। नेक्स्ट जनरल अवेयरनेस है और जनरल साइंस है। तो यहां पर दो चीज आपके पास में एक्स्ट्रा ऐड होती है, वो है मैथमेटिक्स, क्योंकि एसएससी जेई के सीबीटी 1 सिलेबस में मैथमेटिक्स नहीं है। और आरआरबी जेई के जो सीबीटी 1 में मैथमेटिक्स वाला जो पोर्शन है, एक तो है आपका जनरल एप्टीट्यूड, जो आप पढ़ते हो कहां पर, कॉलेज के अंदर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आपके कंपनी आती है तब आप एप्टीट्यूड की तैयारी करते हो, तो वो आपके पास में होगा। साथ में यहाँ पर एडवांस मैथमेटिक्स जो है वो भी पूछी जाती है। तो मैथ्स आपके पास में एक्स्ट्रा है। साथ में अगर मैं बात करूं तो ये तीनों चीजें अगर आप देखोगे तो कॉमन है, यानी कि आपको सिर्फ एक्स्ट्रा क्या पढ़ना है, आरआरबी जेई का सीबीटी 1 निकालने के लिए सिर्फ आपको फोकस करना है ओनली मैथमेटिक्स पर। ये जो मैथ्स वाला पोर्शन अगर आप स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो यानी कि एसएससी जेई और आरआरबी जेई दोनों एग्जाम की आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो आपको अलग अलग से नहीं पढ़ना है, ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि आरआरबी जेई में कुछ एक्स्ट्रा आएगा या एसएससी जेई में कुछ एक्स्ट्रा आएगा, नहीं। थोड़ा सा लेवल का जो है डिफरेंस रहेगा। हाँ, आरआरबी जेई में जो जीएस वाला पोर्शन है और जीके वाला जो पोर्शन है थोड़ा सा लेवल हाई होगा। तो आप एक काम करो ना, आप टारगेट ही आरआरबी जेई को करो, तो एसएससी जेई की तैयारी तो साथ में वैसे ही हो जाएगी ना। तो आपको ध्यान रखना है, एक ही अगर आप तरीके से तैयारी करेंगे, एक ही स्ट्रेटजी को अगर आप फॉलो करेंगे तो दोनों ही एग्जाम की आप साथ में प्रिपरेशन कर सकते हैं। यानी आपको सीबीटी 1 में सिर्फ एक्स्ट्रा ओनली मैथमेटिक्स वाला पोर्शन जो है वो आपको तैयार करना है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं टेक्निकल सिलेबस के बारे में, क्योंकि यहां पर स्टूडेंट बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि सर क्या टेक्निकल सिलेबस में कोई डिफरेंस होता है क्या।
और ये चीज आपको मार्केट में कोई नहीं बताएगा ना, क्योंकि सभी को क्या करना है, अपना बिजनेस करना है। तो वो क्या करेंगे, वो आपको आरआरबी जेई और एसएससी जेई दोनों को सेपरेट सेपरेट एग्जाम बताएंगे। लेकिन ये आप जाकर नोटिफिकेशन में चेक कर सकते हैं, ये सारे डेटा जो है मैं नोटिफिकेशन से ही उठाए हैं। अगर हम बात करें आरआरबी जेई का, जब आप नोटिफिकेशन देखोगे तो उसके अंदर जो है आपको लिखा होगा बेसिक कॉन्सेप्ट, केवीएल केसीएल, मतलब वही बेसिक इलेक्ट्रिकल वाला पूरा पार्ट, जिसमें आपको वो तोड़कर 3-4 पार्ट में लिखा हुआ है। केवीएल केसीएल अलग है, एसी फंडामेंटल अलग है, मैग्नेटिक सर्किट अलग है, लेकिन उन सभी का मीनिंग होता है ओनली बेसिक इलेक्ट्रिकल। तो यानी कि पहला सब्जेक्ट जो है वो होगा बेसिक इलेक्ट्रिकल। दूसरा अगर हम बात करें तो मेजरमेंट और इंस्ट्रूमेंटेशन, जहां पर आपको जो है ट्रांसड्यूसर के बारे में भी पूछा जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद में इलेक्ट्रिकल मशीन होगा, जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब पावर सिस्टम आपके पास में हो चुका है। अगला होगा एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। नेक्स्ट होगा आपके पास में यूटिलाइजेशन, और साथ में आपके पास में क्या होगा, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स और आपके पास में रहेगा ना, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स और इसके अंदर रहेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहां पर सेम आरआरबी जेई का जो सिलेबस है, वो आरआरबी जेई का जो सिलेबस है वो भी आपका सेम रहने वाला है, अगर आप पढ़ सकते हैं, जिसमें बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स और आपका ऐड रहेगा ना। तो ये आपका सिलेबस है, यानी कि अगर आप आरआरबी जेई या एसएससी जेई में से किसी की भी प्रिपरेशन करते हैं, तो आप क्या कर सकते हो, आप यहां पर जो है सेम स्ट्रेटजी, मैंने क्या बोला, सेम सिलेबस और सेम कंटेंट के साथ में दोनों ही एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो यानी ध्यान रखना, अगर मैं बात करूं एग्जाम पैटर्न के बारे में, तो सीबीटी 1 सेम है, ओनली मैथमेटिक्स का डिफरेंस है। सीबीटी 2 के टेक्निकल सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं है, बट हाँ आरआरबी जेई सीबीटी 2 में टेक्निकल सिलेबस के साथ साथ में फिजिक्स केमिस्ट्री के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कंप्यूटर के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एनवायरमेंट के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। तो थोड़ा सा 2-3 टॉपिक एड है, लेकिन उसके लिए अलग से नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपने फिजिक्स केमिस्ट्री सीबीटी 1 की तैयारी में आपने पढ़ ली, तो उसमें आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ, एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड साथ में जो है एक टॉपिक आपका आरआरबी जेई में एक्स्ट्रा एड होगा सीबीटी 2 के अंदर, यानी कि सिर्फ सीबीटी 1 में डिफरेंस है मैथमेटिक्स का, और सीबीटी 2 में डिफरेंस है ओनली कंप्यूटर एंड आपके पास में एनवायरमेंटल पोल्यूशन का जो है वो डिफरेंस है, इसके अलावा कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो थोड़ा सा अब देखो, थोड़ा बहुत तो डिफरेंस होगा अगर आप एग्जाम टू एग्जाम वेरी करोगे, लेकिन अगर आप मुझसे पूछोगे सर कितना परसेंट सिलेबस सेम रहता है, तो लगभग 90% सिलेबस जो है आपका सेम रहता है। तो सबसे पहले जो कॉमन सिलेबस है उसको आप तैयार करें, क्योंकि कॉमन सिलेबस अगर आपने एक बार तैयार कर लिया, 90% सिलेबस तैयार है, तो वो जो एक्स्ट्रा सिलेबस होगा उसको कवर करने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो एक ही प्लानिंग के साथ में ये जो सिलेबस है आप उसको फॉलो करके अपना जो सिलेक्शन है वो आप सिक्योर कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अब बात आती है कि सर हमारे पास में आरआरबी जेई और एसएससी जेई की सैलरी में क्या डिफरेंस होता है, एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग्स क्या होती है। तो देखो आरआरबी जेई में अगर मैं इनिशियल सैलरी की बात करूं, तो इनिशियल सैलरी जो है वो 35,400 आपको मिलेगी, और यही लगभग सेम जो है इनिशियल सैलरी जो है वो 35,400 जो है वो एसएससी जेई में भी आपको मिलने वाली है। मैं बात कर रहा हूं इनिशियल सैलरी, उसके बाद में आपको अलाउंसेस जो है वो अलग मिलेंगे, अलाउंसेस आपके पास में जितने भी होंगे वो गवर्नमेंट की तरफ से वो अलग होंगे। ये बेसिक पे की मैं बात कर रहा हूं। नेक्स्ट अगर हम बात करें एज लिमिट, देखो आरआरबी जेई की जो एज लिमिट है वो 18 से लेकर 36 आपके पास में होती है, लेकिन एसएससी जेई की अगर हम बात करें तो एसएससी जेई की जो आपके पास में एज लिमिट होगी वो अप टू 30, लेकिन ये अप टू 30 कुछ पोस्ट के अंदर होंगे। जैसे आपको सभी को पता है कि यार एसएससी जेई में सबसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट जो स्टूडेंट जाना चाहता है वो है आपके पास में सीपीडब्ल्यूडी। तो सीपीडब्ल्यूडी की जो आपके पास में एज लिमिट है, अपर एज लिमिट है, वो आपके पास में क्या होगी, 32 जो है वो रहने वाली है। यानी कि आपके पास में थोड़ा सा एज लिमिट के अंदर डिफरेंस है। यहां पर आपको आरआरबी में कंपटीशन थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा, क्योंकि यहां पर जो है वो 36 एज तक के जो भी जितने भी स्टूडेंट है वो भी क्या करेंगे, वो यहाँ पर एग्जाम का जो है फॉर्म है वो फिल करेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहाँ 32 तक का जो है स्टूडेंट है जिसकी एज 32 है वो एग्जाम का फॉर्म जो है वो फिल करेगा। नेक्स्ट बात पर आते हैं सर नेगेटिव मार्किंग पर। तो आरआरबी जेई के अंदर जो आपकी नेगेटिव मार्किंग होने वाली है वो है 1/3 होने वाली है, लेकिन एसएससी जेई में थोड़ा सा डिफरेंस है। एसएससी जेई के सीबीटी 1 के अंदर जो आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है वो 1/4 होती है, और अगर हम बात करें सीबीटी 2 के अंदर तो 1/3 आपके पास में रहने वाली है। तो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, ध्यान रखना। आपको जो है एग्जाम में जब भी आप बैठो, जब भी आप अटेम्प्ट करो, तो मैक्सिमम जो है अवॉइड करना है नेगेटिव के लिए। ऐसा नहीं कि ऊपर वाले का नाम लिया या 50-50 करके जो है लगा दिया कि चलो ये अच्छा लग रहा है आंसर, नहीं, आप सभी को पता है कि यार 4 ऑप्शन होते हैं। अब देखो 4 ऑप्शन में से एक ही आंसर आपका सही होगा, यानी कि 25% चांस से
कि आपका क्वेश्चन सही होगा अगर आप बिना किए ऑप्शन देखकर अगर आप लगाओगे, और रॉन्ग होने के चांसेस क्या है? तो रॉन्ग होने के चांसेस है 75%, यानी कि 75% चांस है रॉन्ग होने का और सिर्फ 25% चांस है सही होने का, तो वो रॉन्ग ही होगा, है ना। इसीलिए जो है आपको अवॉइड करना है नेगेटिव मार्किंग पर। तो यहाँ पर 1/3 के पास में 1/4 का जो है वो आपको ध्यान रखना है। जब भी आप एग्जाम हॉल में जाओ तो नेगेटिव का दिमाग में जरूर रखना है, नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि आप सभी को पता है कि यार आधा मार्क्स 0.5 मार्क्स, इस बार भी एसएससी का जब एग्जाम हुआ था, रिजल्ट आया था सीबीटी 1 का, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जिनका सिलेक्शन सिर्फ 0.2 मार्क्स से नहीं हुआ, किसी का 1 मार्क्स से नहीं हुआ, और ये नेगेटिव मार्किंग जो है वो आपका जो है वो 0.2 या 1 मार्क्स जो है वो कवर कर लेगी आराम से, तो ये आपको नहीं करना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सर एग्जाम में अगर मान लो मुझे तैयारी करनी है तो क्या क्या रिसोर्सेज मुझे फॉलो करने चाहिए? तो देखो सबसे पहले आपके पास में रिसोर्सेज हैं वो है क्लास नोट्स, और वो भी आपके पास में क्वालिटी कंटेंट है ना। तो क्लास नोट्स के अंदर जहां पर भी आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है तो आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले क्लास नोट्स को आपको फॉलो करना है। जो आपको डेली प्रैक्टिस के लिए जो प्रॉब्लम्स मिलती हैं, डीपीपी आपको जो है वो आपको फॉलो करनी है। उसके बाद में आपको पीवाईक्यू जरूर लगाना है। ध्यान रखना पीवाईक्यू जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे जेई एग्जाम के अंदर लगभग 60% से लेकर 70% के बीच में जो क्वेश्चन आते हैं वो जो रिपीट होते हैं वो पीवाईक्यू में से होते हैं। बस थोड़ा सा लैंग्वेज में मॉडिफिकेशन कर देगा, सेम उसी को उठाकर दे देगा, या क्वेश्चन का आंसर बना देगा या आंसर से क्वेश्चन बना देगा। तो यानी कि अगर आपको 70% तक का अपना जो मार्क्स है वो सिक्योर करना है तो आपको पीवाईक्यू जरूर लगाने हैं। और उसके बाद में अगर हम बात करें नए क्वेश्चन, क्योंकि आपको होता है 30 क्वेश्चन तो नए मिलेंगे, और वो नए क्वेश्चन कहां से बनेंगे? वो नए क्वेश्चन तभी बनेंगे जब आपके क्लास नोट्स जो है आप प्रॉपर्ली रिवीजन करोगे। तो यानी कि जितने भी नए क्वेश्चन है वो आपके क्लास नोट्स में से रहने वाले हैं। और उसके बाद में बात करें तो देखो जैसे मान लो आपने पढ़ाई कर ली, सब कुछ कर लिया, अब आपको चेक करना है कि यार मुझे सब्जेक्ट आता है कि नहीं आता है, तो उसके लिए क्या करना है? उसके लिए आप टेस्ट सीरीज लगाओ। जब आप टेस्ट सीरीज लगाओगे तो उससे क्या होगा, आपके पास में कोई टॉपिक ऐसा होगा जहां से क्वेश्चन आपको नहीं बनेगा, तो उससे डिमोटिवेट नहीं होना है ना। टेस्ट सीरीज में जिस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं बनता है आपको क्या करना है, वहां से थोड़ा सा सीखना है, लर्न करना है कि यार ये टॉपिक जो है क्वेश्चन नहीं बन रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ है कि यार इसका जब मैंने रिवीजन किया तो अच्छे से रिवीजन नहीं किया, यानी कि प्रॉपर रिवीजन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने क्या बोला है कि आपको यहाँ पर टेस्ट सीरीज लगानी है। और न्यूमेरिकल, आप सभी को पता है कि यार जेई के जो स्टूडेंट होते हैं या एई के जो स्टूडेंट होते हैं, जो एई जेई की तैयारी करते हैं, सबसे ज्यादा डर लगता है न्यूमेरिकल से। लेकिन ध्यान रखना न्यूमेरिकल जो है वो आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन हर कोई करेगा, हर कोई करके आएगा, लेकिन न्यूमेरिकल हर कोई नहीं करके आएगा। और उसी न्यूमेरिकल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप सभी को पता है कि एक स्पेशल जो बेच है वो सिर्फ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के लिए भी हमने निकाला है, लेकिन उसको भी अलग से लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप सभी को पता है ये सारी चीजें कॉम्बो पैक के अंदर जो है वो इंक्लूड है। पीवाईक्यू भी मिल रहे हैं आपको, टेस्ट सीरीज भी मिल रही है, सारी चीजें जो है आपको कॉम्बो पैक में मिल रही है, अलग से कुछ भी परचेज नहीं करना है। तो आप इन सभी चीजों को जो है आप क्या कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। लेकिन सर सीक्वेंस क्या होना चाहिए? तो देखो सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है कि जब आप रिवीजन करो तो सबसे पहले आपको क्लास नोट्स को जो है वो रिवाइज करना है। जैसे ही आपका एक टॉपिक का रिवीजन हो जाता है उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको डीपीपी सॉल्व करनी है। जब आप डीपीपी का सॉल्यूशन आप कर लेते हो उसके बाद में आपको जाना है पीवाईक्यूज के ऊपर, क्योंकि पीवाईक्यू के लिए मैंने क्या बोला 70% 60% क्वेश्चन रिपीट होंगे। जब पीवाईक्यू के बाद में आपको नए क्वेश्चंस लगाने हैं और न्यू क्वेश्चन के बाद में आपको जो है वो टेस्ट सीरीज जो है वो लगानी है। अगर इतना इस सीक्वेंस को फॉलो करने के बाद में भी अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, फिर से सेम सीक्वेंस को आप फिर से फॉलो कीजिए, क्योंकि आप सभी को पता है कि यार रोटी और किताब अगर हम दोनों कंपेयर करें ना, तो अगर आप नहीं पलटोगे ना तो वो जल जाएगी। अगर आप रोटी को अगर आप नहीं पलटते हो तो वो जल जाएगी, किताब को अगर आप नहीं पलटोगे तो आप भूल जाओगे। तो यही चीज है कि आपको क्या होगा, बार बार किताबें जो हैं वो आपको पलटनी पड़ेगी। ठीक है, बार बार जो आपको किताब है वो पलटनी पड़ेगी, इस चीज का ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें जो हैं आपको ड्यूरिंग प्रिपरेशन के साथ में अवॉइड भी करनी पड़ेगी, और बहुत सारी चीजें जो हैं आपको जो है फॉलो भी करना पड़ेगा। सबसे मेन चीजें अवॉइड क्या करना है आपको जब आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले अवॉइड करना है बेटा सोशल मीडिया। क्योंकि होता क्या है कि जब हम क्या करते हैं, फोन चालू करते हैं और फोन चालू करने के बाद में जैसे ही एक रील्स देख लेते हैं तो वो रील्स कब हम स्क्रॉल करते 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 1 आवर 2 आवर निकल जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। तो सबसे मेन चीज है, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहां से आपको डिस्ट्रक्शन हो रहा है, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, आपको क्या करना है, उन सभी को अवॉइड करना है प्रिपरेशन। क्योंकि जब आपकी नौकरी लग जाएगी, जॉब लग जाएगी, उसके बाद में यही करना है। दूसरी चीज हमारे पास में क्या है, तो हमें एक्सेप्ट क्या करने हैं। देखो जब तैयारी करते हैं ना,
तो तैयारी करते समय बहुत सारे चैलेंजेस जो हैं वो हमारे सामने आते हैं। हो सकता है कभी आपको 10 दिन पढ़ाई करोगे, 10 दिन के बाद में डिमोटिवेशन आ जाएगा कि यार मैं क्या कर रहा हूँ? ये ज़िंदगी जो है क्या मैं जी रहा हूँ? ऐसी ज़िंदगी चलती रहेगी? ऐसे-ऐसे थॉट्स आएँगे दिमाग के अंदर कि क्या यही ज़िंदगी होगी क्या? नहीं। और बहुत सारे लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे जो आपको ये बोलेंगे कि यार क्या लेकर आए थे? जैसे आप किसी को बोलते हो ना पढ़ाई-वढ़ाई करते हो, जब आप किसी को बोलते हो कि यार तू भी तैयारी करते हो, तो वो आपको एक डायलॉग मारते हैं कि क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाएँगे, है ना? वही तो ध्यान रखना वो आपको डिमोटिवेट करेंगे, बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे। तो जो लोग ऐसा बोलते हैं उनको एक ही बात बोलनी है कि यार एकदम सही है कि आप जो बोल रहे हैं कि यार क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाओगे, एकदम सही बात है। लेकिन ये क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाओगे बीच में जो 60 साल की जो ज़िंदगी हमें जीनी है, उसके लिए तो कुछ करना पड़ेगा ना। नहीं तो क्या होगा कि आप सभी को पता है कि बहुत सारे लोगों को आपने भी देखा होगा और मैंने भी देखा है कि जब अच्छी जॉब नहीं मिलती है, तो पता लगता है कि वो डे शिफ्ट भी कर रहे हैं, नाइट शिफ्ट भी कर रहे हैं। 18-18 घंटे जो है वो क्या कर रहे हैं, वो कंपनी में काम कर रहे हैं, फिर भी आपको जो है उनका घर का खर्चा नहीं चल पा रहा है। तो ऐसी ज़िंदगी फिर आपको बाद में जाकर पछताना पड़ेगा कि यार ये मैं क्या ज़िंदगी जी रहा हूँ। तो इसीलिए मैंने क्या बोला, अभी आपको दिक्कतें होगी थोड़ी-सी, लेकिन आगे का फ्यूचर अगर आपको अच्छा करना है, तो अभी आपको क्या करना होगा, जितने भी सोशल मीडिया आपके पास में अकाउंट्स है, अभी फिलहाल के लिए बंद कर दो और ज़िंदगी में कुछ चैलेंजेस अभी आएँगे, ड्यूरिंग प्रिपरेशन आएँगे, नेगेटिविटी आएगी, लेकिन अपने आप को हमेशा मोटिवेट करके रखो और जब भी डिमोटिवेशन आए, तो एक काम करना, सिर्फ अपने घर से बाहर निकलना और घर के सामने खड़े होकर देख लेना। उसको देखोगे तो पता लगेगा कि किसी का घर जो है उनके दादाजी ने अपनी बड़ी मेहनत से उस घर को बनाया है और पापा ने थोड़े बहुत पैसे उसमें लगाकर जो है उन्होंने क्या किया उस घर की मरम्मत करवाई है। अब उस घर को वैसा ही रखना है या उस घर को जो है और महल बनाना है और उसको आगे बढ़ाना है, वो अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसीलिए आपको मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट होगी, लेकिन सबसे बड़ा मोटिवेशन सिर्फ आपके घर में है, वो आपके पेरेंट्स हैं, जो आपके लिए सभी के लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं, आपको यहाँ तक पढ़ाया है, ठीक है? कैसे-कैसे एक-एक रुपया जो बचाकर हैं, वो आपको पढ़ा रहे हैं। तो आपको क्या करना है, हमेशा मोटिवेटेड रहना है, लाइफ में चैलेंजेस आएँगे, लेकिन 6 महीने बाद में जब आप एग्ज़ाम दोगे, तो आपका सिलेक्शन जो है वो आपके हाथ में होगा। जब आपकी जॉब लगेगी, जस्ट इमेजिन करके देखो कि जब आपकी जॉब लगेगी और आप क्या करोगे, जॉइनिंग लेटर हाथ में होगा और जब अपने मोहल्ले से गुजरोगे, तो वो कॉन्फिडेंस क्या होगा? वो एक कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल पर होगा, तो उस सपने को जो है ना पूरा करने के लिए अभी आप मेहनत करो। और एक चीज़ आपके पास में क्या है, अभी फिलहाल के लिए आपको सभी को पता है मौसम भी चेंज हो रहा है। हेल्थ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर हेल्थ थोड़ी-सी भी खराब हुई, तो क्या होगा 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन कब आपके जो है वेस्ट हो जाएँगे, आपको पता ही नहीं लगेगा। तो मेन चीज़ है हेल्थ में आपको क्या करना है, अभी फिलहाल के लिए जितनी भी हेल्दी चीज़ें हैं, वही खानी है। ठीक है? आपको जो बाहर की चीज़ें समोसा, कचौरी जितने भी जंक फूड्स हैं, वो भी फिलहाल के लिए आपको अवॉइड करने हैं क्योंकि हेल्थ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्लियर समझ में आ गया? तो इन सभी चीज़ों को आपको क्या करना है, आपको ड्यूरिंग प्रिपरेशन अवॉइड करना है। कुछ चैलेंजेस को आपको एक्सेप्ट भी करने पड़ेंगे। अगर आपके पास में फिर भी अगर किसी को कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरीज़ हो, किसी के भी रिगार्डिंग, चाहे आपकी स्टडी के रिगार्डिंग हो, कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो, तो आप क्या कर सकते हैं, आप 8077071848 पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और ये हमारी वेबसाइट का लिंक है, जहाँ पर आपकी सारी लाइव क्लासेस चलने वाली हैं। वो है आपके पास में www.engineerscareerinstitute.com पर जो है आप जाएँगे और सर्च करेंगे तो आपको वेबसाइट मिल जाएगी और ये हमारा मेल है, अगर किसी को कुछ भी मेल पर अगर आपको पूछना है, कोई क्वेरीज़ हैं, तो आप इस मेल आईडी पर आकर जो है अपनी क्वेरीज को आप रिज़ॉल्व कर सकते हैं ना। नेक्स्ट चलिए तो इसी तरह की जो है आप सभी लोगों के लिए गाइडेंस वीडियो मैं बनाता रहूंगा। ये भी आरआरबी जेई और एसएससी जेई की बात की है। अब धीरे-धीरे आपके स्टेट जेई और एई के एग्जाम पर भी आएंगे। उनके पैटर्न के बारे में भी मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा ना। तो चलिए मिलेंगे इसी तरह के वीडियो के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।